Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो हमने कल की क्लास में रियलिज़म को कवर किया था और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम नेचुरलिज़म को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म यानी प्रकृतिवाद। नेचुरलिज़म वेस्टर्न फिलॉसफी की एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो कि आइडियलिज़म के अगेंस्ट में इमर्ज हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर आइडियलिज़म का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे, गॉड पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करते थे उस टाइम पर। तो आइडियलिज़म के जो विरोध में कुछ डॉक्ट्राइन इमर्ज हुई थी, जिसमें से एक रियलिज़म था और एक नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म मटीरियलिज़म को सपोर्ट करता है क्योंकि दोनों की विचारधाराएं लगभग समान हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन की। नेचुरलिज़म इज़ ए स्कूल ऑफ फिलॉसफी दैट बिलीव्स द अल्टीमेट रियलिटी इज़ द नेचर। यानी प्रकृतिवादियों ने इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य प्रकृति को माना है। नेचर इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड द नेचर। यानी प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के परे इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। नेचुरलिज़म डजंट बिलीव इन गॉड, सोल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी प्रकृतिवादी ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिक जगत को स्वीकार नहीं करते हैं। नेचुरलिज़म गिव्स इम्पोर्टेंस टू द मैटर एंड मटीरियल वर्ल्ड और यूनिवर्स बिकॉज दीज आर ऑपरेटेड बाय द नेचर्स लॉ। यानी कि जो प्रकृतिवादी हैं वो पदार्थ में विश्वास करते हैं, भौतिक जगत में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार ये ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से मिलकर बना है जो कि प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित होता है। नेचर इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ नेचुरलिज़म। यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार उनका जो केंद्र बिंदु है वो है प्रकृति। यानी ओवरऑल नेचुरलिज़म की जो फिलॉसफी है वो ये मानती है कि इस यूनिवर्स का जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नेचर है और नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। यानी कि गॉड भी नहीं है, सोल भी नहीं है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी मटीरियल वर्ल्ड। मैटर को इन्होंने सपोर्ट किया है, मैटर को ही फोकस किया है। और नेचुरलिज़म ये भी मानता है कि ये यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना है जो कि लॉ ऑफ नेचर से ऑपरेट होता है। यानी कि संसार में या इस ब्रह्मांड में सारी पावर किसके पास है? प्रकृति के पास, यानी नेचर के पास। तो ये था हमारा नेचुरलिज़म का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद पढ़ेंगे फादर ऑफ नेचुरलिज़म। रूसो कंसीडर एज द फादर ऑफ नेचुरलिज़म। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है और रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। लेकिन नेचुरलिज़म के फादर को लेके स्टूडेंट्स में थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कहीं कहीं पर हम ये पढ़ते हैं कि फादर ऑफ नेचुरलिज़म रूसो है और कहीं कहीं पर हमने ये पढ़ा है कि फादर ऑफ नेचुरलिज़म एमिल ज़ोला। लेकिन मैंने यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि रूसो की उसका जो जीवन काल है वो है 1712 से लेके 1778 तक, जबकि एमिल ज़ोला की लाइफ स्पैन है 1840 से 1902 तक। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि रूसो पहले आए थे और उन्होंने ही नेचुरलिज़म को पॉपुलर किया। लेकिन हम यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि फादर ऑफ नेचुरलिज़म में एमिल ज़ोला का नाम क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि एमिल ज़ोला ने पहली बार नेचुरलिज़म शब्द का प्रयोग किया था अपने किसी एक उपन्यास में, क्योंकि एमिल ज़ोला एक साहित्यकार थे और साहित्य की दुनिया में नेचुरलिज़म शब्द को सबसे पहली बार यूज़ करने वाले इंसान थे एमिल ज़ोला। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम रूसो की आइडियोलॉजी के बारे में। रूसो का जो मेन फोकस था वो था एजुकेशन सिस्टम पर, इसीलिए रूसो की आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एजुकेशन पर। यहाँ पर मैंने रूसो की आइडियोलॉजी को पॉइंट्स में मेंशन किया है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो इसमें सबसे पहला है बैक टू नेचर। रूसो का एक स्लोगन था, बहुत ही फेमस स्लोगन है, बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। रूसो बैक टू नेचर की बात कर रहा है। यहाँ पर नेचर का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं लिया गया है, क्योंकि रूसो यहाँ पे
एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई कर रहा है अपनी आइडियोलॉजी को, तो यहाँ पर नेचर का मतलब हो गया बच्चे के स्वभाव से, यानी बच्चे की इंडिविजुअलिटी से। रूसो ने बच्चे को बहुत इनोसेंट माना है, जो कि सोसाइटी में आके जब उसकी अपब्रिंगिंग होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो जाता है। और रूसो ये कहता है कि बच्चे को सोसाइटी से दूर रखो, उसकी बुराइयों से दूर रखो, उसके अपने स्वभाव में उसको जीने दो, उसको वैसे ही पलने दो, बढ़ने दो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन मत थोपो। इसके बाद है नेचर इज़ अ टीचर। रूसो ने नेचर को ही टीचर माना है, क्योंकि जब हम अपने नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसीलिए नेचर को टीचर कहा गया है। इसके बाद है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी लर्निंग के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमें नॉलेज रिसीव हो सके। इसके बाद है अपोज्ड बुकिश नॉलेज एंड मोरल एजुकेशन। रूसो ने बुकिश नॉलेज के साथ साथ मोरल एजुकेशन को भी अपोज किया है। यानी रूसो के अनुसार बच्चा जब छोटा होता है तो उससे बिल्कुल भी नैतिक शिक्षा ना दी जाए, क्योंकि बच्चा उस नैतिक शिक्षा को समझने में, उसे ग्रहण करने में अभी उतना सक्षम नहीं है। इसके बाद है नो फॉर्मल एजुकेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। रूसो के अनुसार बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, यानी किसी तरीके का उनको बाउंडेशन नहीं देना चाहिए, उनको बहुत फ्री माइंड होके पढ़ने देना चाहिए। इसके बाद है सपोर्ट नेगेटिव एजुकेशन। रूसो नेगेटिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ही है कि बच्चे को जब वो छोटा होता है तो उसको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। तो ये थी रूसो की आइडियोलॉजी या फिर प्रिंसिपल्स, जो कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। यहाँ पर हम रूसो की कुछ फेमस बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो रूसो की वैसे तो कई सारी बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 बुक्स मेंशन की हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। रूसो की सबसे फेमस बुक का नाम है एमील, उसके बाद है द कन्फेशन, और तीसरी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मैंने कुछ वेस्टर्न एक्सपोनेंट और इंडियन एक्सपोनेंट मेंशन किए हैं, तो चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। वेस्टर्न एक्सपोनेंट में है बटलर, कॉम्टे, बेकन, एमिल ज़ोला, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉमेनियस और डार्विन। इसके बाद इंडियन एक्सपोनेंट में अरबिंदो घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। ये दोनों नाम कभी कभी आइडियलिज्म में भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी नेचुरलिज्म को लेके, इसलिए ये जो है दोनों के दोनों नेचुरलिस्ट ही हैं। तो अब हम नेचुरलिज्म की मेटाफिज़िक्स को देख लेते हैं एक बार। नेचुरलिज्म की मेटाफिज़िक्स ये मानती है कि नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। इसके बाद है बिलीव इन नेचर्स लॉ, यानी जो प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति के नियमों में विश्वास करते हैं। इसके बाद है यूनिवर्स ऑपरेट बाय द नेचर्स लॉ। इसका मतलब है कि भले ही ये ब्रह्मांड भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन इन भौतिक तत्वों का संचालन कौन करता है? प्रकृति ही करती है, जो कि प्रकृति के नियमों से ये ब्रह्मांड संचालित होता है। इसके बाद है मैटर्स एंड मटेरियल वर्ल्ड इज़ द पार्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार जो पदार्थ है या भौतिक तत्व है वो प्रकृति का ही एक भाग है या हिस्सा है, यानी प्रकृति का जो अस्तित्व है वो भौतिक तत्व या भौतिक संसार से भी ज़्यादा व्यापक है। इसके बाद है रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सोल एंड स्पिरिचुअलिज्म, यानी प्रकृतिवादियों ने ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता को अस्वीकार किया है, क्योंकि प्रकृतिवादियों के अनुसार नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति के परे कुछ भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है और आध्यात्मिकता भी नहीं है। इसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। नेचुरलिज्म में सेंसेस को सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। इन्होंने सेंसेस को गेटवे ऑफ नॉलेज भी कहा है। इसके बाद है साइंटिफिक मेथड, यानी हमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके ही ट्रू नॉलेज रिसीव हो सकती है। और इसके बाद है नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि बच्चे को जब तक हम फॉर्मल एजुकेशन देंगे तो वो खुद से कुछ नहीं सीख पाएगा, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। और जब आप उसे फॉर्मल सिस्टम में नहीं रखेंगे, जब आप उसे फ्री छोड़ देंगे, तो वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, जिससे कि वो खुद से सीख पाएगा। इसके बाद है एक्जियोलॉजी। नेचुरलिज्म की एक्जियोलॉजी में माना गया है
ऑल वैल्यूज़ आर एग्जिस्ट इन द नेचर, यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब हमारे नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि नेचर के बियॉन्ड जब कुछ भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो वैल्यूज़ भी नेचर के बियॉन्ड नहीं हो सकते हैं। सब चीज़ें यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब नेचर में ही एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद है फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फील कराओ नेचर की ब्यूटी के बारे में। इसके बाद है नो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ लाइक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और रिलीजियस वैल्यूज़। प्रकृतिवादियों ने पूर्व धारणाओं को अस्वीकार किया है, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर रिलीजियस। इसके बाद है टू फॉलो द नेचर एंड नेचर्स लॉ। हमें प्रकृति और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब पढ़ेंगे हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ नेचुरलिज्म, जिसमें पहला पॉइंट है एम ऑफ एजुकेशन। इसमें दिया है टू डेवलप चाइल्ड्स इनर एबिलिटी, यानी हमें बच्चे की आंतरिक क्षमता को विकसित करना चाहिए, उसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके बाद है टू डेवलप सेल्फ एक्सप्रेसिंग क्वालिटी। इसका मतलब है बच्चा अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इसका नेक्स्ट है टू डेवलप एंड ट्रेन देयर सेंसेस, यानी बच्चों के सेंसेस को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप एडजस्टमेंट क्वालिटी, यानी बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के साथ या नेचर के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी बच्चों के अंदर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इसके बाद है करिकुलम। नेचुरलिज्म में कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट किए गए हैं, जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सोशल साइंस, म्यूज़िक, आर्ट्स एंड पेंटिंग, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड स्पोर्ट्स। इनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स एंड पेंटिंग, एग्रीकल्चर एंड स्पोर्ट। इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर मैंने जितनी भी टीचिंग मेथड्स मेंशन किए हैं ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, प्लेवे मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और नेगेटिव एजुकेशन। इसके बाद है टीचर। नेचुरलिज्म में टीचर का क्या रोल है? इसमें फर्स्ट पॉइंट है रूसो हैज़ नॉट गिवन अ हायर प्लेस टू द टीचर। रूसो ने टीचर को कोई उच्च स्थान नहीं दिया है, क्योंकि रूसो ने नेचर को यानी प्रकृति को टीचर माना है। इसके बाद है टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, यानी टीचर कैसा होना चाहिए? सिर्फ फैसिलिटेट करे बच्चे को। इसके बाद है टीचर इज़ अ स्टेज सेटर, यानी टीचर जो है बच्चे को एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करके दे, बाकी लर्निंग तो बच्चा खुद से करेगा। और इसका लास्ट है नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, यानी रूसो के हिसाब से जो बेस्ट टीचर है वो कौन है? नेचर। इसके बाद है स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा नेचुरलिज्म में? रूसो कंसीडर दैट द चाइल्ड इज़ द सेंटर पॉइंट, यानी रूसो के हिसाब से बच्चा क्या है? सेंटर पॉइंट है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है रूसो। और इसी का ही नेक्स्ट है केप्ट अवे फ्रॉम द एविल सोसाइटी। हमें बच्चे को एविल सोसाइटी से दूर रखना चाहिए, जिससे कि उसकी इनोसेंस बरकरार रहे। अब इसी का लास्ट है डिसिप्लिन, यानी नेचुरलिज्म में डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा गया है? डिसिप्लिन्ड बाय द नेचर, बच्चा प्रकृति से ही अनुशासित रहेगा। इसका नेक्स्ट है नो पनिशमेंट। नेचुरलिज्म में बच्चे के लिए नो पनिशमेंट के बारे में कहा गया है, यानी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और इसका लास्ट है फुल फ्रीडम, बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रीडम देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नेचुरलिज्म कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने नेचुरलिज्म का इंट्रोडक्शन, उसके बाद फादर ऑफ नेचुरलिज्म यानी रूसो और उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुछ इंडियन और वेस्टर्न एक्सपोनेंट को भी देखा, और उसके बाद हमने मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी को पढ़ा, और लास्ट में हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को पढ़ा, जिसमें हमने एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स और डिसिप्लिन, टीचर, स्टूडेंट, इनके बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।